Good morning, everyone. This is class 7th, chapter number 12, New Kings and Kingdoms from Social Study Textbook. And today my topic is first, the emergence of new dynasties. Second, administration in the kingdoms. Third, fascist and land grants. Fourth, Sultan. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप समझेंगे कि भारत में 700 AD टू 1200 AD के बीच में नए राज्य और नए राजा का उदय कैसे हुआ और वो प्रशासन कैसे चलाते थे और भारत में मोहम्मद गजनवी कैसे आगमन किया। फर्स्ट, न्यू किंग्स एंड kingdoms. Many new dynasties emerged after the 7th century. Show the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. 7वीं सदी आते आते भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और युद्ध स्तर के सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। स्टूडेंट्स, इस मैप में आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 स्टेट शो कर रहे हैं जो रेड कलर से शो किए गए हैं। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Exacting kings often acknowledged them as their subordinates or samans. They were accepted to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support. As Samans gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamant, Mahamandaleshwara, means the great lord of a circle or range, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. जैसा कि इस चैप्टर का नाम न्यू किंग्स एंड किंगडम्स है, मतलब भारत में 700 टू 1200 के बीच में नए राजा और उनके राज्य कैसे बने, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि भारत में 7वीं सदी तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार के भूस्वामी आ चुके थे। भारत में 700 AD से पहले भी राजा हुआ करते थे, लेकिन 700 AD के बाद कुछ और ही परिकल्पना की जा रही है। राजा के पास बहुत सारी ज़मीनें होती थीं और इतनी बड़े प्रशासन को चलाना राजा को कठिनाई होती थी। तो राजा लोग प्राय अपने से समांत रूप वाले व्यक्ति को समांत घोषित करते थे, यानी राजा जिसको पसंद करता था उसे समांत कहा जाता था और समांत से ये उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के लिए उपहार लाएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान करें। अब ये सवाल उठता है कि भारत में
इतनी राजा महाराजा कैसे आए? जब राजा को उपहार या सैन्य सहायता मिलती थी तब तक राजा खुश रहता था। लेकिन सामंत जो राज्य को देखता था, जो राजा के अधीनस्थ काम करता था, जब सामंत को पैसे और ताकत मिलने लगा तो वो राजा का साथ छोड़ दिया और अपने आप को महामंडलेश्वर, महासामंत या महान स्वामी घोषित कर लेता था। और इस तरह से भारत में नए राज्यों का निर्माण और नए राजाओं का उदय हुआ। One such instance was that of the Rashtrakuts in the Deccan. Initially, they were subordinate to the of Karnataka. In the mid-8th century, Dantidurg or Rashtrakud chief overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden bomb. When his ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one up by birth. और इस तरह से भारत के अंदर एक उदाहरण के तौर पे दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, लेकिन 8th सेंचुरी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान जिसका नाम था दंतीगुर्ग, दंतीगुर्ग ने चालुक्य के स्वामित्व को मानना अस्वीकार कर दिया और दंतीदुर्ग ने चालुक्य को हराया और इसी उपलक्ष्य में उसने एक हिरण्यगर्भ यानी सोने के गर्भ नाम की एक अनुष्ठान करवाया। जब यह अनुष्ठान कराया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा तो ऐसा माना जाता है कि इसमें याजक अजन्मा क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है। मतलब दंतीदुर्ग जो था वो ब्राह्मण नहीं था, तो दंतीदुर्ग ने चालुक्य को हराया और उसी उपलक्ष्य में एक यज्ञ कराता है। इसका नाम रखता है हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से कराया जाता था और इसमें दंतीदुर्ग ने अपने आप को क्षत्रिय के रूप में स्वीकारता है। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja Dhiraja, Great King of Lord of Kings, Tribhuvan Chakravarti, Lord of Three Worlds, and so on. However, in spite of such claims, they often shared the power with the Samants, as well as with associations of peasants, traders, and Brahmins. जैसा कि आप समझ चुके हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे नए राज्यों का निर्माण हुआ। भारत के अंदर जो 700 to 1200 ईडी के बीच में जो राजा हुआ करते थे वो बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां रखते थे, जैसे महाराजा धीराज यानी राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों भूलोकों का स्वामी। तीनों भूलोकों का स्वामी मतलब पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल, तीनों लोक का स्वामी की उपाधि ऐसे उपाधि धारण करते थे। इतनी बड़े उपाधि धारण करने के वे अपनी शक्तियां सामंतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ साझेदारी करते थे।
In each of these states, resources were obtained from producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord of asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. जैसे कि आप जान चुके हैं, जो सामंत जो होते थे यानी राजाओं के जो सामान होते थे वो भी शक्तियों का उपयोग करते थे। राजा इतने बड़े क्षेत्र को संभाल नहीं पाता था तो कुछ शक्तियां अपने सामंतों को देती थी। तो राजा और उसके सामंत जो होते थे वो कर वसूला करते थे यानी टैक्स वसूला करते थे। यानी किसी राज्य को चलाने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी राज्य को सफल बनाने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है। जैसे किसान, पशुपालक, कारीगर, बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो राज्य को चलाने में सफल बनाती हैं। अगर कोई व्यक्ति लगान देने से या राजस्व देने से मना करता था तो उसे बाध्य किया जाता था कि वो लगान दे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो राजा जो होते थे वो भूस्वामी कहलाते थे। भूस्वामी का मतलब भूमि का स्वामी यानी जमीन का मालिक। तो आप समझ चुके होंगे कि किसान लगान क्यों दिया करते थे। थर्ड, prestige and land grants. Persist. Contain details that may not be literally true, but they tell us show rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by Lord Barmins, who occasionally helped in the administration. प्रस्तीश ये हमें ऐसे जानकारी देती है जो सत्यता सत्य भी नहीं हो सकती, लेकिन ये परिस्थितियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। प्रस्तीश जो लिखते थे वो ब्राह्मण होते थे। अब ब्राह्मण ही प्रशासन की मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को जो आप देख रहे हो इसे प्रस्तीश यानी परिस्थितियाँ भी बोला जाता था। ये तांबे का बना हुआ करता था और इस पे ब्राह्मणों के द्वारा लिखा जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि ब्राह्मण प्रशासन के एक अंग होते थे। राजा जैसा चाहता था वो अपने बारे में लिखवाता था। तो ब्राह्मण जो होते थे वो एक प्रशासन के अंग होते थे। राजा जैसा चाहता था ब्राह्मण वैसा लिखा करते थे और इस पर संस्कृत और वहाँ की जो भाषाएं होती थी उस भाषाओं में इस पर लिखी जाती थी। तो परिस्थितियाँ जो आज हमें देखने को मिलती है हो सकता है वो सत्य भी ना हो, क्योंकि राजा जैसा चाहता था वैसा लिखवाता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मिसाल के तौर पर राजा अपने आप को विजयी भी घोषित कर सकता है, शूरवीर भी घोषित कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो परिस्थितियाँ होती थी वो सत्यता सत्य नहीं होती थी, क्योंकि जैसा राजा चाहता था वैसे उनके प्रशासन के व्यक्ति वैसा लिखा करते थे। फोर्थ, सुल्तान। One of the best known of the such rulers is Sultan Muhammad of Ghazni, Afghanistan. He ruled from 997 AD to 1030 AD and extended control over parts of Central Asia, Iran, and
the northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples, including that of Somnath, गुजरात। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर कैसे नए नए राज्यों का और राजाओं का उदय हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में राजा जो होते थे वो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे और जो राजा के अधीनस्थ होते थे वो सामंत कहलाते थे। जब सामंत के पास शक्तियां आने लगी, पैसे आने लगे, तो राजा को ही चुनौती देने लगे। तो इस तरह से भारत के अंदर नए नए राज्यों का निर्माण हुआ और नए नए राज्य के साथ राजाओं का उदय हुआ। अब हम इसमें समझेंगे कि मोहम्मद गजनवी भारत में कैसे आता है और उसे भारत से क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने यहाँ शब्द का प्रयोग किया सुल्तान। सुल्तान का मतलब शासक होता है। अफ़गानिस्तान का एक शासक जिसका नाम मोहम्मद गजनवी था, उसने 997 से लेकर के 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण में मध्य एशिया और ईरान जैसे महाद्वीपों पर शासन किया। उसका मेन लक्ष्य संपन्न मंदिर और धनी धनी व्यक्तियों पर होता था, इसलिए वो भारत पर आक्रमण करता था और भारत के गुजरात राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने कई बार आक्रमण किए और यहाँ से बहुत सारा धन प्राप्त करके अपने देश में लेकर के गया। Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. He was interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Barani to write an account the subcontinent. This Arabic work, known as a Kitab al-Hind, remains an important source of historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरेनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा देखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण सूत्र माने जाते हैं। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श भी किया। Other kings who engaged in warfare included the Chahmans, later known as Chauhans, who ruled over the range around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and Gadwals of the western Uttar Pradesh. The best known was Prithviraj III, since 1168 to 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Gauri in 1191, but lost to him the very next year in 1192. जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि भारत के अंदर राज्यों का उदय कैसे हुआ। उन्हीं राज्यों में से एक नाम आता है चहमान, जो बाद में चौहान नाम से जाने जाते हैं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे, जो बाद में चौहान नाम से जाने जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया करते थे। उन्होंने अपना विस्तार पश्चिम और पूरब की तरफ नियंत्रण करना शुरू कर दिया था और उन्होंने चालुक्यों
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गढ़वाल थे उनसे टक्कर होनी पड़ी। चौहान जो थे वो प्रसिद्ध शासक थे। पृथ्वीराज थर्ड 1168 टू 992 जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी को भी हराया और बाद में सन 1192 में उसी के हाथों से हार जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप जो पिक्चर देख रहे हो ये मोहम्मद गौरी का है। मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करने के कई अवसर उसे प्राप्त हो चुके थे। जैसा कि आप जान चुके हैं कि भारत के अंदर नए नए राज्यों का निर्माण हो रहा था और उसमें राजा शासक करते थे। मोहम्मद गौरी ने इसी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि उस समय जो राजा हुआ करते थे दूसरे राज्य से युद्ध स्तर की लड़ाइयाँ करते थे। मोहम्मद गौरी ने इसी का फ़ायदा उठाया और भारत पे कई आक्रमण किए। अगर बात की जाए पृथ्वीराज की, तो पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता था अन्य शासकों से। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन बाद में 1192 में दुर्भाग्यवश मोहम्मद गौरी के हाथों से इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू।